47 सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण और भी बहुत लोग इच्छुक थे, ये विषय चर्चा में ऐसा भाग है। लिया और जिसमें श्री शशि थरूर जी, श्री संजय जायसवाल जी, श्री हम धनुष कुमार जी, श्रीमती चिंता अनुराधा जी, श्री अरविंद सावंत जी, श्री दुलाल चंद गोस्वामी जी, श्री के प्रभाकर रेड्डी जी, श्री रिदेश पांडे जी, श्री पीपी मोहम्मद फैजल जी, श्री हसनैन मसूदी जी, श्री अच्युतानंद सामंत जी, मणिकम टैगोर जी, तेजस्वी सूर्या जी, श्रीमती वीणा देवी जी, श्रीमती दिया कुमारी जी, श्री एस.टी. हसन जी, अजय भट्ट जी, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, श्री उन्मेष पाटिल जी, श्री लाभू कृष्णा जी, श्री आर.के. सिंह पटेल जी, श्री दानिश अली जी, श्री जनार्दन मिश्र जी, श्री संतोष चौधरी जी, श्री निहाल चंद जी, श्री E.T. मोहम्मद बशीर जी, श्री असादुद्दीन ओवैसी जी, श्री सुनील कुमार सोनी जी, श्री अनुभव मोहंती जी, श्री हनुमान बेनीवाल जी, श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी, श्री इंदिरा हंग सुब्बा जी, श्री के राम मोहन नायडू जी, श्री जगदम्बिका पाल जी, श्री मोहम्मद जावेद जी, श्री विष्णु दयाल जी, श्री कौशलेंद्र कुमार जी, पूज्य स्वामी बालकनाथ जी, श्री शरीफ उर रहमान जी, श्री एस.पी. सिंह बघेल जी, श्रीमती संगीता जी, पर्वत भाई पटेल जी, गोपाल जी ठाकुर, जसवीर सिंह गिल जी और संतोष पांडे जी, संगमलाल गुप्ता जी, सप्तगिरी उल्का जी और रामप्रीत मंडल जी। श्रीमान, मैं सोचता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि जितने भी सदस्य हैं सभी ने एक ही इच्छा प्रकट की और सबकी चिंता थी कि भारत की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो, देश श्रेष्ठ बने। और मुझे इस बात की खुशी है कि सभी लोगों ने श्रीमान लगभग एक ही उस पर चिंतन पर किया। और उस चिंतन का निचोड़ ये है कि ये देश हमेशा से महान रहा है और यदि उसकी जड़ें कहीं गहरी कमी आई है तो उसको किस ढंग से और सशक्त किया जाए। मैं आभारी हूँ अपने शशि थरूर जी का। मुझे याद है कि जब हमने शिक्षा नीति पर हर राज्य के सांसदों के साथ सुबह 10 बजे से शाम की 6 बजे तक गहन चिंतन मंथन किया था, तब मुझे याद आता है तब आप जब केरल राज्य के साथ हम कर रहे थे उस दिन आप वहाँ उपस्थित थे और आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए। और मुझे इस बात को लेकर के खुशी है कि जो उस दिन सुझाव आए वो हमने नई शिक्षा नीति में उसका हिस्सा बनाया। श्रीमान, मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि जितने भी सुझाव आए, मुझे लगता है नई शिक्षा नीति ये दुनिया का सबसे बड़ा परामर्श रहा होगा श्रीमान, पूरी दुनिया का। आज तक यदि आप देखेंगे तो गांव से लेकर के संसद तक, ग्राम प्रधान जी से लेकर के प्रधानमंत्री जी तक, ये शिक्षक से लेकर शिक्षाविद तक, यदि देखेंगे तो विशेषज्ञ से लेकर के और वैज्ञानिकों तक, और नीचे अध्यापकों के ही नहीं, अभिभावकों के भी, छात्रों के भी, और व्यापक तरीके से श्रीमान मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे सदस्यों ने बहुत सारे संस्कृत के उक्तियों से और इसको शुरू किया। ये बात सच है कि भारत विश्व गुरु रहा है और मैं तो सोचता हूँ भारत विश्व गुरु है और भारत विश्व गुरु रहेगा, क्योंकि भारत की जड़ें बहुत गहरी हैं। और इसके बारे में हमेशा से ये कहा गया श्रीमान कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। श्रीमान, जो कुछ बात है वो हमारी गहरी जड़ें हैं, वो हमारा ज्ञान है, वो हमारा विज्ञान है। यदि पीछे से देखेंगे तो जो विश्व गुरु हमारे देश के बारे में और बहुत सारे
माननीय और बहुत ही विद्वत हमारे सांसदों ने जिस बात को पीछे से लेकर के हजारों वर्षों के पीछे से लेकर के किया, जहाँ तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, जब पूरी दुनिया के लोग ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार पाने के लिए हिंदुस्तान की धरती पर आते थे। और तब एक संस्कृत में उक्ति होती थी, एतद् देश प्रसूतस्य सकाश अदग्ध जन्मना स्वम स्वम चरितम शिक्षरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते थे। ये सच है कि उससे पहले कोई विश्वविद्यालय नहीं था, लोग तो यहीं आते थे श्रीमान। तो फिर जिस देश ने शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत पैदा किया हो, जिस देश ने आयुषो वेदा आयुर्वेद का जन्मदाता चरक को पैदा किया हो, जिस देश ने गणित और बीजगणित को देने वाला आर्यभट्ट पैदा किया हो, जिस देश ने रसायन शास्त्री नागार्जुन पैदा किया हो, जिस देश ने अणु और परमाणु का परीक्षण करने की उस शिखर तक की सोच पैदा करने वाला ऋषि कणाद पैदा किया हो, श्रीमान, जिस देश ने बौधायन पैदा किया हो, जिस देश ने भास्कराचार्य जैसे ज्योतिष और गणितज्ञ पैदा किए हों, मैं समझता हूँ उसकी एक लंबी श्रृंखला है। यदि उस दिशा में हम जाएं तो हमको ये महसूस होता है कि हाँ, हमारी जड़ें गहरी हैं और किसी भी क्षेत्र में, ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में हम उसको पकड़ करके किसी सीमा तक भी जा सकते हैं। और उसका उदाहरण है जितने भी, चाहे वो रामानुज हो, चाहे नागार्जुन हो, चाहे बौधायन हो, चाहे महर्षि भारद्वाज हो, चरक हो, कणाद हो, सुश्रुत हो, आर्यभट्ट हो, भास्कराचार्य हो, भाषा वैज्ञानिक पाणिनि से बड़ा दुनिया में कौन भाषाविद हो सकता है आज की दिनांक में। और मैं सोचता हूँ जिस योग के पीछे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब दुनिया के सबसे बड़े शीर्ष स्थान पर दुनिया के लोगों के सुख के लिए, उनके स्वास्थ्य के, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए जो सुझाव दिया था योग का, आज पूरी दुनिया आज योग दिवस मनाती है। 197 देश योग के पीछे खड़े हो गए, क्योंकि श्रीमान हमारा देश, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कही हमने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर उस वसुधैव कुटुंबकम, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा को हमने कुटुंब माना है। हम वो देश कभी नहीं हो सकते जिन्होंने इस विश्व को इस एक मार्केट माना हो, जिन्होंने वर्ल्ड को मार्केट माना है। हमने कभी विश्व को बाजार नहीं माना है, हमने विश्व को परिवार माना है, क्योंकि हमको मालूम है बाजार में व्यापार होता है और परिवार में प्यार होता है। परिवार वैसे ही खड़ा होता है, जब सुख में रहते हैं तो मिल करके चलते हैं, दुख भी सुख मिल करके बढ़ता है। ये हमारी मान्यता है, हमारा संस्कार है, हमारी परंपराएं रही, हमें रीति रही है, रिवाज रहा है कि जब सुखी होता है कोई तो सुख भी मिलकर के बांटते हैं, और जब कोई दुखी होता है उसको भी मिलकर बांटते हैं। खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से घटता है। और मैं आभारी हूँ कि जायसवाल जी ने उस बात को, हमारे संजय भाई ने उस पीछे की परंपराओं को साथ लेकर के आगे चलने की जो बात की, जहाँ से शशि थरूर जी ने शुरू किया था, वहाँ उसको संजय जायसवाल जी ने आगे बढ़ाया। मुझे लगता है कि ये लगभग जितने भी सुझाव आए हैं, एक एक करके मैंने व्यापक तरीके से इन सुझावों को लिखा है। लेकिन जो मुख्यतः यदि इसको मैं देखूं श्रीमान, तो एक तो नई शिक्षा नीति के बारे में और उसके क्रियान्वयन के बारे में, बजट के बारे में कि बजट की कटौती हो गई, तो शशि थरूर जी का भी हालांकि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने तब भी समर्थन किया था, आज भी आपने समर्थन किया, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने नई शिक्षा नीति का बहुत खुल करके समर्थन किया। जो आपकी थोड़ा सा आशंका है क्रियान्वयन का, उस दिशा में मैं अभी आता हूं। तो एक उसके क्रियान्वयन कैसे होगा, संस्थानों में रिक्तता, अध्यापकों के पदों को, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या संस्थान हो या राज्यों में जो अध्यापकों के पद रिक्त हों वो कैसे भरे जाएं, ये भी सभी लोगों की ये चिंता स्वाभाविक ही है। और हमारे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, क्योंकि देश के वो एक ऐसे खूबसूरत और हमारी निधि हैं, तो स्वाभाविक ये है कि केंद्रीय विद्यालय, जैसे अभी हमारे गिल साहब ने कहा कुछ नहीं चाहिए, मुझे विश्वविद्यालय नहीं चाहिए लेकिन एक केंद्रीय विद्यालय मिल जाए, तो हमारे केंद्रीय विद्यालयों की भी बहुत खूबसूरती है। और नवोदय विद्यालय को भी जब मैं देखता हूँ कि उस गांव से आने वाला बच्चा और शिखर तक पहुँचा, यदि नवोदय विद्यालयों के पीछे के समय में मैंने जब सूची देखी, केंद्रीय विद्यालयों की सूची देखी, तो वहाँ गाँव से पढ़ने वाला बच्चा
भारत के प्रशासनिक सेवा से लेकर और तमाम वैज्ञानिक से लेकर के और हर क्षेत्र में अपने बहुत महत्वपूर्ण स्थान को प्राप्त कर रहा है। बालिकाओं की शिक्षा के बारे में श्रीमान बात हुई, GR 50% कैसे करके बढ़ाएंगे, ये भी बात हुई। अनुसूचित जाति जनजाति OBC और मुस्लिम समाज की बालिकाओं के लिए और उनके लोगों के लिए किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, ये भी चिंता इस सदन ने की। और GDP का 6% का जो हमेशा रहा है कि कैसे करके इसको हम आगे बढ़ाएंगे और शिक्षा की उत्कृष्टता कैसे हो सकती है। शिक्षा का निजीकरण की भी हमारी बहन ने बात की है कि शिक्षा का निजीकरण करने की बात की, उसको भी उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। और अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रवृत्ति और OBC की छात्रवृत्ति के लिए भी कुछ लोगों ने कहा है। और भारतीय शिक्षा में भारतीयता और उसकी प्रगति और स्कूली शिक्षा से लेकर के और शिखर तक कैसे करके जा सकते हैं, ये मोटा सिरमन यहाँ पर आया है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमारे एक सदस्य ने कहा, न चौर्य हार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। ये न भाइयों में बांटा जा सकता है, न कोई इसको चोर चुरा सकता है, न ये गल सकती न बह सकती है। ये तो जो धन है, ये धन ऐसा धन है जिसका कोई विकल्प नहीं, सभी धनों में श्रेष्ठ धन है ये जो विद्या का धन। और इसी में कहा गया कि विद्वत्तम च निरपत्तम नैव तुल्यम कदाचना स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ये तो शासक तो अपने देश में पूजा जाएगा, यदि विद्वान है तो उसके लिए पूरी सीमाएं नहीं, वो विश्व में जाना जाएगा, पहचाना जाएगा, सम्मान उसको मिलेगा। इसलिए बहुत जरूरी है शिक्षा। किसी भी नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो कुछ भी कभी भी और कैसा भी परिवर्तन कर सकता है। हमारे गांधी जी हों और चाहे मुझे लगता है कि हमारे जितने भी टैगोर साहब हों, हमारे बाबा साहब हों, सभी लोगों ने शिक्षा को शीर्ष पर रख करके, और दुनिया के तमाम लोगों ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की आधारशिला है, किसी परिवार की आधारशिला है, किसी समाज के किसी राष्ट्र की आधारशिला है, तो वो शिक्षा ही है। और शिक्षा के कारण ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। वो शिक्षा सभी प्रकार की शिक्षा हो सकती है, वो केवल अंक ज्ञान और अक्षर ज्ञान की शिक्षा नहीं हो सकती। और इसलिए श्रीमान मैं ये समझता हूँ कि जो ये शिक्षा नीति आई है, पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो बहुत लोगों के मन में ये शंका है कि काफ़ी कुछ बजट कट गया है, तो ऐसा नहीं हुआ है। मैं उसमें थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा बजट ऐसा नहीं कि हमारा बजट कम हुआ है। हमारा बजट यदि आपने 2021-22 के उस समय को देखा है जब 59,845 करोड़ का प्राविधान हमारी स्कूली शिक्षा में था, लेकिन यदि उसको देखेंगे आप तो फिर वो संशोधित होकर कोविड काल ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, सब सारे कुछ ध्वस्त कर दिया। तो उस ऐसी स्थिति में जब कोविड की महामारी से पूरी दुनिया गुजर रही हो, फिर ऐसी स्थिति में सभी आप सभी उस बात से विज्ञ हैं कि कोविड-19 में जो संशोधित हमारा हुआ था वो 52,179.07 करोड़ ये संशोधित हमारा परिव्यय हुआ था। लेकिन मुझे खुशी है कि 52,189.07 करोड़ से बढ़कर के 21 और 22 में 54,873 करोड़ ये कर दिया। इसमें 2,684.59 करोड़ की वृद्धि हुई है, 5.14 करोड़ की इसमें वृद्धि हुई है। यदि उसको देखेंगे, मैं इसमें भी आता हूँ, जब आप उस पर आए तो मैं उस पर भी आता हूँ, उसके बाद मैं उसमें भी आता हूँ, अभी बताता हूँ उसको भी। उच्च शिक्षा में श्रीमान यदि देखेंगे तो हाँ 20 और 21 में 39,466.52 करोड़ का प्राविधान था, लेकिन कोविड काल में जो संशोधन हुआ वो संशोधन हुआ 32,900 करोड़। लेकिन कोविड काल को भी मात करते हुए जो हमको 21 और 22 में बजट मिला श्रीमान वो 38,350.65 करोड़ है, जो 5,450 करोड़ ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा है। अब यदि इसको भी लगाएं कि यदि उतना ही होता तो अच्छा होता, क्योंकि शिक्षा है। और आपने कहा है कि इसका जो नई शिक्षा नीति है उसके क्रियान्वयन की दिशा में भी हम श्रीमान इसको ला रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उस दिशा में भी यदि देखेंगे तो 15 जो वेतन आयोग है उसने भी हमको दिया मदद की, पहली बार किया।
15 वेतन आयोग की जो संस्तुतियों के आधार पर जो भारतीय अनुवाद और निर्वचन संस्थान है, इसमें जिसमें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब मातृभाषा में इंजीनियरिंग भी होगी, इंजीनियर भी बनेगा, डॉक्टर भी अपनी मातृभाषा में बनेगा। और शायद बिहार में उन्होंने इस बात को कहा था, और उसी को लेकर के श्रीमान ये जो भारतीय अनुवाद एवं चिंतन निर्वचन संस्थान की स्थापना करने का है, इसमें 6,147 करोड़ रुपए का उन्होंने प्रावधान किया हुआ है। एक तो ये बात है श्रीमान। दूसरा जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है श्रीमान, ये शोध है, क्योंकि मैंने क्यूएस और टाइम्स रैंकिंग की जब भी मैंने समीक्षा की तो मुझे लगा ये देश इतना बड़ा देश है, इस देश में 1000 विश्वविद्यालय हैं, ज़्यादा 1043 विश्वविद्यालय श्रीमान हो गए, ज़्यादा ही हो गए होंगे, लेकिन 1000 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं, 15 लाख से अधिक स्कूल हैं, 1 करोड़ 10 लाख से अधिक अध्यापक हैं। कई देशों की तो कुल जनसंख्या 1 करोड़ 10 लाख भी नहीं है, जितने केवल अध्यापक हैं। और यदि मैं छात्र छात्राओं की बात करूं तो अमेरिका की कुल जनसंख्या से ज़्यादा इस देश का छात्र छात्रा है, 33 करोड़ से भी ज़्यादा छात्र छात्रा। ये है इस देश की जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, चीन के बाद शिक्षा का सबसे बड़ा व्यापक परिवेश है। मैं ये समझता हूँ कि जब इतने बड़े परिवेश में जब हम जाते हैं तो हमको लगता है कि जो विश्व स्तर की रैंकिंग की बात होती थी, तो एक जगह जरूर ये लगा कि हमारा शोध और अनुसंधान में अभी कमी है, हमारे पेटेंट में कमी है। हमारे यहाँ दौड़ थी श्रीमान, अभी जब हमारे आईआईटी के बच्चे, ऐसा नहीं कि हमारी शैक्षणिक गतिविधियाँ कम रही हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा स्तर कम रहा है। यदि हमारा स्तर कम रहा होता तो आज दुनिया में मेरे आईआईटी से जाने वाले, चाहे गूगल हो और चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, उसके सीईओ हिंदुस्तान की धरती पर पढ़ने वाला बच्चा आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है। और मैंने इन आईआईटीज़ का, आईसर का, आईआईएम का, एनआईटी के जब मैं सूची देखता हूँ कि पीछे के जब से ये स्थापित हुए हैं तब से इसके छात्र कहाँ हैं, तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में छाए हुए हम। कौन सी शिखर की कंपनी ऐसी है जिस कंपनी में इस देश का छात्र छात्रा लीडर बन करके काम नहीं कर रहा है, उसको लीड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है। लेकिन एक समय था श्रीमान जब इस देश में एक होड़ लगी पैकेज की। किसी भी व्यक्ति का, संस्थान का जो मूल्यांकन किया वो कितने करोड़ के पैकेज पर गया। ये जो होड़ थी इस पैकेज ने पेटेंट की होड़ से खत्म कर दिया। अब ये होड़ जो होड़ थी पैकेज की, अब इस समय रुका है। अब वो पैकेज की होड़ रुक करके पेटेंट की होड़ लगेगी। एक समय था मेरे देश के जब प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उस समय हम सीमाओं पर संकट में थे, खाद्यान्न के भी संकट में थे, दोनों संकट थे, तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और हम पूरा देश एक साथ हो गया था और शास्त्री जी के पीछे इन दोनों संकटों पर हमने मात किया था। और उसके बाद जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी आए तो उन्होंने कहा विज्ञान की ज़रूरत है, जय विज्ञान का नारा दे करके, और उन्होंने विज्ञान को आगे बढ़ाया। परमाणु परीक्षण करके उन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का रास्ता तय किया। और अब वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, अब उनको लगा कि नहीं, अब अनुसंधान की ज़रूरत है, हम बहुत आगे निकल गए। अब जय अनुसंधान का उन्होंने नारा दिया और इसीलिए श्रीमान अब अनुसंधान होगा, पेटेंट होगा, यह पैकेज की दौड़ खत्म होगी। जिस दिन पैकेज की दौड़ खत्म होकर पेटेंट की दौड़ शुरू होगी, उस दिन हिंदुस्तान पूरे विश्व में सर्वोत्तम उत्कृष्टता पर चला जाएगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये होने लग गया है। ये अब छात्र जो स्टार्टअप के माध्यम से काम, अभी इस कोरोना के काल ने साबित कर दिया कि हाँ, अब हमारे छात्र, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत चाहिए, स्वर्णिम भारत, ऐसा भारत जो स्वच्छ हो, जो सुंदर हो, जो समृद्ध हो, जो सशक्त हो, जो आत्मनिर्भर हो और जो श्रेष्ठ भारत हो।
इस आत्मनिर्भर भारत के लिए, उस श्रेष्ठ भारत के लिए ये नई शिक्षा नीति जो 2020 आई है वो इसकी आधारशिला है। यदि इस शिक्षा नीति के बारे में मैं कहूँगा तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं कह सकता हूँ ये नेशनल भी है, ये इंटरनेशनल भी है, ये इम्पैक्टफुल भी है, ये इंटरेक्टिव भी है, ये इनोवेटिव भी है, ये इंक्लूसिव भी है। और यदि इसकी आधारशिला को देखेंगे तो इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस की खूबसूरत आधारशिला पर है। इस पर दूर दूर तक कोई उंगली नहीं उठा सकता। वो शिक्षा नीति को पढ़े तो केवल शब्दों को देखे नहीं, उस भावना को, उस बात को, उस नीति को पढ़े तो। और इसलिए ये नीति केवल एक विभाग की नीति नहीं, एक सरकार की नीति नहीं है, बल्कि इसको कह सकते हैं ये जनता की नीति है, भारत की नीति है। क्योंकि भारत के 33 करोड़ छात्र छात्राओं की भावनाएं जुड़ी हैं। 33 करोड़, यदि माता और पिता को भी कहेंगे तो 66 करोड़ माता पिता की भावनाएं जुड़ी हैं। इस पे 1 करोड़ 10 लाख अध्यापकों की भावनाएं जुड़ी हैं। इसमें 2.5 लाख ग्राम प्रधानों की भावनाएं जुड़ी हैं। इसमें विशेषज्ञों की, शिक्षकों की, शिक्षाविदों की। मुझे लगता है कि कोई क्षेत्र कोई बोल नहीं सकता। उसके बाद भी हमने जब परामर्श किया था और इसको पब्लिक डोमेन में डाल करके कहा था, अभी भी क्योंकि देश में पहली बार इस तरीके से शिक्षा नीति आ रही है, अभी भी किसी के मन में कोई विचार हो तो वो इस पब्लिक डोमेन पर विचार करे। मुझे इसको कहते हुए खुशी और गौरव महसूस होता है कि 2.25 लाख सुझाव आए थे और हमने 3 अलग अलग सचिवालय बनाए और अलग अलग उच्च शिक्षा में अलग, माध्यमिक शिक्षा में अलग, तकनीकी शिक्षा में अलग, स्कूली शिक्षा में अलग, एक एक सुझाव का विश्लेषण करने के बाद तब जाकर के ये नई शिक्षा नीति को बनाए। और इसीलिए आज दुनिया के, मुझे इस बात को भी कहते हुए खुशी है कि आज दुनिया के तमाम देशों ने इसको दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉर्म बताया है। आप चाहे हार्वर्ड की बात कर रहा था मैं शशि थरूर जी से, अभी कैम्ब्रिज के जो शिक्षा विभाग के जो उनके CMD हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने मेल में यहाँ तक कहा, हम भारत के आभारी हैं जिन्होंने दुनिया को अंकगणित दिया है। मैं उस कैम्ब्रिज की बात कर रहा हूँ जहाँ से लॉर्ड मैकाले आए थे। यदि लॉर्ड मैकाले जिस दिन इस देश में आए थे उससे पहले का हिंदुस्तान देखें, है जी, इस पे नहीं, मैं लॉर्ड मैकाले कह रहा हूँ जहाँ से वो आए थे और जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया था, आज वो भी हमको स्वीकारने लगे। विषय ये है, विषय ये नहीं है, विषय ये है कि आज हम समर्थ हो रहे हैं। आज हम अपनी जमीन पर खड़े होकर के भारत की शिक्षा नीति को गांव से लेकर के और इंटरनेशनल स्तर पर लेकर के जाने के लिए तैयार है। बड़े 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 व्यापक परिवर्तन के साथ तैयार हैं हम। और में आपने आके फिर आप कैम्ब्रिज पे ही रुक गए। वो जो इतने बड़े लोग थे जिनके आपने नाम लिए पहले, उनको जीरो कर दिया। हमने ये कहा कि उन्होंने भी हमको स्वीकार कर लिया। जिन्होंने ये कहा था कि कभी इस देश में शिक्षा व्यवस्था तो ध्वस्त है, उन्होंने अब स्वीकार कर लिया कि इस देश का और इसलिए जी इसीलिए तो फिर कह रहे आओ, इसीलिए स्टडी इन इंडिया का है। पूछ नहीं रहे हैं, समझने की जरूरत है। हम पूछ नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि दुनिया के तमाम देशों ने आज इस बात को स्वीकारा है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉर्म है जो मोदी सरकार इस नई शिक्षा नीति को लेकर आई है और ये भारत केंद्रित होगी। ये इसलिए मातृभाषा के साथ लाई हम, इसलिए मातृभाषा के साथ लाएंगे प्रारंभिक शिक्षा बच्चा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने, विशेषज्ञों ने, यहाँ तक कि यूनेस्को ने भी इस बात को कहा है कि जो अपनी भाषा में अभिव्यक्ति होती है वो दूसरी भाषा में, सीखी हुई भाषा में अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। और इसलिए मातृभाषा, यूनेस्को तो लगातार इस बात को लेकर कहता रहा है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है उसमें वो मातृभाषा में होती है। और मुझे लगता है अध्यक्ष जी, जापान, चाहे जर्मनी, चाहे फ्रांस, चाहे चीन, चाहे इजराइल जो हमारे बाद स्वाधीन हुआ, सभी यदि दुनिया के विकसित देशों को देखेंगे तो सभी देशों ने अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी और वो किसी से पीछे नहीं है। और इसलिए हमारे पास तो अभी माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे सैकड़ों हजारों बोलियां खत्म हो रही हैं। हमारे भारत के संविधान की अनुसूची 8 में हमको 22 भारतीय भाषाएं मिली हैं। बहुत खूबसूरत है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया,
असमिया, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, ये 22 जो भारतीय भाषाएं हैं, हम इसको सशक्त करेंगे और इन्हीं को सशक्त करके इसमें ज्ञान भी है, इनमें विज्ञान भी है, इनमें आचार भी है, व्यवहार भी है, परंपराएं भी हैं, और इसलिए फिर वही हिंदुस्तान खड़ा होगा जो विश्व गुरु हिंदुस्तान था। ये है इसका रास्ता। हम वोकेशनल जिस बात को चर्चा कर रहे हैं कि आखिर का रास्ता क्या है हमारा रास्ता ये है कि हम कक्षा 6 से वोकेशनल एजुकेशन लाई हैं, और वो भी इंटर्नशिप के साथ लाई है। इंटर्नशिप के, और वो जिस क्षेत्र का है वो इंटर्नशिप के साथ वो वोकेशनल एजुकेशन कक्षा 6 से लाई है। और ये इंटर्नशिप जब होगी तो वो 12वीं तक आते आते वो उसके हस्त का जो कौशल का जो विकास होगा वो स्टार्ट तब तक जाएगा, और उसके बाद मेक इन इंडिया पर पहुंचेगा। क्योंकि मेरे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप होना चाहिए। ये मेक इन चाइना, मेक इन जापान क्यों होगा? ये मेक इन इंडिया पूरी दुनिया में होना चाहिए, उसकी ये शुरुआत है। और निश्चित रूप में जहाँ वोकेशनल हम लाए हैं वहीं हम दुनिया का पहला देश होंगे जो दुनिया का पहला देश होंगे श्रीमान, हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्कूली शिक्षा से पढ़ाएंगे। हम लोगों ने मूल्यांकन का भी पूरा तरीका बदला है। लोगों ने मूल्यांकन का जो तरीका बदला है, अब 360 डिग्री होलिस्टिक मूल्यांकन होगा। अब उसको रिपोर्ट कार्ड नहीं देंगे, अब उसको प्रोग्रेस कार्ड देंगे। उसका जो मूल्यांकन है वो स्वयं भी अपना मूल्यांकन करेगा, उसका अभिभावक उसका मूल्यांकन करेगा, जो अध्यापक है वो मूल्यांकन करेगा, उसके बगल में बैठे रहने वाला साथी भी उसका मूल्यांकन करेगा। और उस मूल्यांकन के बाद, और राष्ट्रीय स्तर पर भी मूल्यांकन जो परख हमने किया है वो राष्ट्रीय स्तर पर भी उसके मूल्यांकन की अलग प्रक्रिया है। तो मैं ये समझता हूँ वहाँ से उसको आगे ले करके आ रहे हैं कि वो 10+2 को हटा दिया है, 5+3+3+4 किया है, 5 को भी 3+2 में किया है। क्योंकि 3 वर्ष का जो वो आंगनबाड़ी है वहाँ वो खेल खेल में किस तरीके से आगे, क्योंकि मस्तिष्क जब वैज्ञानिकों ने कहा है, हमारी कमेटी ने भी ये कहा है कि लगभग 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे को का जो सबसे ज़्यादा मस्तिष्क का विकास होता है, हम उस अवसर को भी नहीं जाने देना चाहते हैं। और इसलिए उसको किस तरीके से उसके अंदर जो प्रतिभाएं हैं वो कैसे करके बाहर निकाल सकते हैं। और यदि ऊपर आएंगे आप, तो मैं ये समझता हूँ कि अब कोई किसी विषय का कोई वो नहीं है, जिस विषय को चाहे आप उस विषय को ले सकते हैं, किसी भी विषय के साथ किसी भी विषय को ले सकते हैं। यही थोड़ा सा कठिनाई थी, जबरदस्ती होता था, नहीं यही लेना पड़ेगा। अब किसी विषय को लेने की बाध्यता नहीं होगी, और यदि जब चाहे तब आए, जब चाहे तब जाए वाली स्थिति है। कई बार क्या होता था कि 1 वर्ष 2 वर्ष बाद कोई 4 वर्ष का कोर्स करता था, 2 वर्ष में परिस्थितियाँ होती थी, छोड़ के चला जाता था, वो हताश और निराश रहता था। अब उसको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यदि 1 वर्ष में भी वो छोड़ना चाहता है, यदि उसको लग रहा है कि नहीं मैंने ले तो लिया ये विषय लेकिन मेरे से चल नहीं पा रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको निराश होने की ज़रूरत नहीं। 1 वर्ष में भी उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यदि 2 वर्ष में उसको लगता है कि परिस्थितियाँ ऐसी उसको छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो उसको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं। 2 वर्ष में उसको डिप्लोमा सम्मान मिलेगा, डिप्लोमा का सम्मान मिलेगा, 3 वर्ष में उसको डिग्री का सम्मान मिलेगा। लेकिन यदि वो बीच में ही छोड़ करके अभी फिर उसको लगता है मेरी परिस्थितियाँ अच्छी हो गई और मुझको अपना करियर वहीं से शुरू करना है, तो वो आ सकता है, जहाँ उसने छोड़ा था वहीं से शुरू कर सकता है। हमने ABC जो क्रेडिट बैंक बनाया है, वो क्रेडिट बैंक की चाबी भी उसके पास होगी, जहाँ से उसने छोड़ा है वहीं से वो शुरू कर सकता है। और इसलिए वहाँ से शुरू हो करके, चाहे हम लोग रिसर्च जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, अभी मैं देख रहा था कि यदि हम देखें, बहुत सारे लोगों ने, मैं इस आंकड़ों में जानना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा नहीं है, निराश होने की शायद ज़रूरत नहीं है। हमारा रास्ता मजबूत है, तेज़ी से दौड़ना है। मैं जो नामांकन की भी बात कर रहे थे, नामांकन जो GR का है, अब मैं उसके आंकड़े दे करके, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस बात को कह दिया, लेकिन हमारे बहुत सारे 30, यदि मोदी सरकार की उपलब्धि देखे जाए तो ये चार्ट में बता सकता हूँ कि पिछले 5 साल में शिक्षा का स्तर कहाँ से कहाँ बढ़ा है, बहुत शिखर पर पहुँचा है। और ये सारे आंकड़ों के साथ, प्रमाणों के साथ, लेकिन मैं इसमें समय ज़्यादा वो नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सब लोगों को मालूम है।
अब जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात आई और गरीब बच्चों की पढ़ाई की बात आई थी, उसकी एक जो उसमें नियम था, वैसे तो 9-10 में हो गया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो एक्ट पास हुआ था, लेकिन 14 तक तो किसी ने उसको शुरू ही नहीं किया कि जो 25% गरीब बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा और उसकी प्रतिपूर्ति सरकार करेगी, वो तो शुरू ही नहीं हुआ था। वो मोदी जी के आने के बाद शुरू किया हमने, और जो शुरू किया तो मुझे लगता है कि उसमें भी देखिए, ये शुरू में जब 15-16 में शुरू किया था 250.65 करोड़ रुपए खर्च किया, लेकिन आज हम 1455 करोड़ की प्रतिपूर्ति दे रहे हैं उन बच्चों को, और वो बच्चों की संख्या भी क्या है, 43 लाख से ज़्यादा, 43,72,000 बच्चे जो गरीब बच्चे हैं और जो वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन यदि ये आगे भी देखा जाए तो हमारा जो अभी भी हमने जो दूरस्थ शिक्षा में जहाँ, क्योंकि जिन लोगों को पढ़ाई की उच्च शिक्षा में, जिनको स्कूली शिक्षा में तो सर्व शिक्षा अभियान था, तमाम था, अब समग्र शिक्षा अभियान है, सभी प्रकार की सुविधाएं देते हैं, ड्रेस फ्री देते हैं, वाहन का देते हैं, अपनी किताबें फ्री देते हैं, मध्याह्न भोजन भी देते हैं। लेकिन जो उच्च शिक्षा में, और उसको जो अभी चर्चा की उसके भी आंकड़े हैं कि क्यों छोड़ देते थे, इसलिए उस पर पूरा ध्यान केंद्रित है कि जो बीच में छोड़ करके जाते थे, इस नई शिक्षा नीति में ये व्यवस्था है कि लगातार जो है उसको कैसे पकड़ करके आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यदि इसको मैं बात करूं कि दूरस्थ शिक्षा की, तो 10 और 11 में यदि इग्नू की केवल अकेले में बात करूं तो वो दूरस्थ क्षेत्र में 4,01,000 बच्चों को उच्च शिक्षा देता था, जबकि 13-14 में ये 3 लाख हुआ, लेकिन इस समय ये 8,19,000 से भी अधिक हो गया। और इसको भी दूरस्थ शिक्षा में हम लोग जो क्योंकि इस समय परिस्थितियाँ थी और बहुत सारे लोगों ने इस बात को तो कहा कि साहब बच्चे के पास वो नहीं है, लेकिन सिरमन शायद इस दुनिया का अपने आप में एक विलक्षण उदाहरण होगा कि हिंदुस्तान जैसा देश जिसमें 33 करोड़ छात्र छात्राएं हैं और देश ऐसी परिस्थिति हो जाए कि सब लोग घरों में कैद हो जाए और सारी दुनिया ऐसी परिस्थिति में खड़ी हो जाए, ऐसे वक्त में भी घरों को ही स्कूल में परिवर्तित करने का काम यदि दुनिया में सबसे श्रेष्ठतम क्या है तो हिंदुस्तान ने किया है, इसकी शिक्षा व्यवस्था ने किया। कोई सोच सकते थे कि यदि ऑनलाइन नहीं लाते और ऑनलाइन अचानक कैसे आ जाता, रात और दिन आप केवल सोच करके भी लोग शायद अचंभित होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक जो विधा हमारी थी ही नहीं, जो दिशा हमारी थी ही नहीं, उसको हमने किस तरीके से रात और दिन खप करके, लेकिन जो अध्यापक और अभिभावक दोनों का अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं तो सोचता हूँ ये अध्यापक भी उस कोरोना की योद्धा से कम नहीं है जिसने बच्चों को बचाया, अभिभावक ने मिल करके बचाया है। ये दुनिया का अपने आप में अलग और विलक्षण उदाहरण होगा। ये हो सकता है, ये सही है कि हम वहाँ तक नहीं जा पाए, हम और लगातार जा रहे हैं, लेकिन विकल्प नहीं छोड़े, हमने कोशिशें नहीं छोड़ी। हमने स्वयं प्रभा, ई पाठशाला, दीक्षा, एनडीएल, जो माध्यम हमको मिल सकते थे वो किए। हमको लगा कि जिन बच्चों के पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं है वो कैसे करके पढ़ेंगे, जिनके पास इंटरनेट नहीं वो कैसे करके पढ़ेंगे, उनके लिए भी स्वयं प्रभा के 32 चैनल किए, 1 क्लास 1 चैनल किया कि टीवी पर जो है भेजा। शैक्षणिक गतिविधियों के कैलेंडर लगातार हम चेंज करते रहे, हर दिन घंटों के हिसाब से हम बच्चे के पीछे दौड़ते रहे, उसकी मनस्थिति को भांपते रहे, उसको पकड़ के अध्यापक और अभिभावक को दोनों को मिलाकर, ताकि बच्चा जो है कहीं अवसाद में न चला जाए। और इसलिए उस क्षण को भी हमने पाटा है, और इसलिए ये पूरी दुनिया में छोटे छोटे देशों ने श्रीमान अपने को 1 साल पीछे कर दिया। जो विकसित देश थे, छोटे छोटे देश, उन्होंने अपने को 1 साल पीछे कर दिया, लेकिन हमने बच्चे का 1 साल भी खराब नहीं होने दिया। हमने जेईई की परीक्षा भी कराई, हमने नीट की भी परीक्षा करवाई, दुनिया की सबसे बड़ी कोरोना काल की नीट की परीक्षा हमने करवाई और बहुत अच्छे तरीके से हुई।
उसका परिणाम था कि उस अनुशासन में जब उस परीक्षा को हमने कराया था तो बिहार में होने वाले चुनाव में बिहार के जो मैंने देखा था दूरदर्शन पर आ रहा था टेलीविज़न में कि जिस तरीके से जब पूछा गया था चुनाव आयुक्त को कि बिहार में कैसे करके इस कोरोना काल में आप चुनाव कराएंगे, तो उन्होंने कहा था कि जैसे जेईई और नीट की परीक्षाएं हुई हैं उन्हीं मानकों को हम अपनाएंगे और बिहार में चुनाव हुए और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। तो मैं ये समझता हूँ श्रीमान, चाहे सीबीएसई की परीक्षाएं रही हों और चाहे जेईई की हो, चाहे नीट की रही हो और चाहे विश्वविद्यालय की फाइनल परीक्षा का विषय रहा हो। हाँ, कुछ लोगों ने विरोध किया, लोगों ने ये विरोध किया, कुछ लोगों ने नहीं फाइनल परीक्षा नहीं होनी चाहिए। श्रीमान हम भी कह सकते थे, हम भी ये कह सकते थे कि ठीक है भाई 1 साल पीछे कर दो, लेकिन नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा बच्चे का 1 साल भी खराब नहीं होना चाहिए, इसको कोशिश करो, अंतिम क्षण तक कोशिश करो। उन्होंने लगातार कहा कि जब संकट का समय होता है, चुनौती होती, चुनौतियों का डट करके मुकाबला हो तो अवसरों में तब्दील हो जाता है। और श्रीमान मुझे ये कहते हुए खुशी है कि शिक्षा विभाग भारत ने उन अवसरों में तब्दील किया, उन चुनौतियों को। हमारे बच्चों ने जेईई परीक्षा दी हो, चाहे नीट की परीक्षा दी हो, चाहे सीबीएसई की परीक्षा दी हो, चाहे वो विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षा दी हो, क्योंकि हम उस पर कोरोना का ठप्पा नहीं लगाना चाहते थे। वो बिना परीक्षा दिए पास हो जाए और फिर ये कोरोना काल तो 1 साल 2 साल में चला जाएगा, लेकिन हमेशा उसका जो ठप्पा है बिना परीक्षा दिए ये पास होकर के उस पर ठप्पा लगता है कि इसी तरीके से लोगों ने बाद में महसूस किया। लेकिन मुझे खुशी है पूरा देश इस विचार के साथ खड़ा हुआ, अभिभावक हुआ, छात्र हुए और हमने फाइनल परीक्षाओं को कराया और उसका रिजल्ट आया। और इतना ही नहीं, जब देश के प्रधानमंत्री जी ने युवाओं से श्रीमान ये अपेक्षा की कि वो इस घड़ी में क्या कर सकते हैं, इस संकट की घड़ी में, तो मुझे लगता है जब लोग अपने घरों में कैद रहे होंगे तब मेरे आईआईटी के, मेरे आईसर के, मेरे विश्वविद्यालयों के छात्र अपनी प्रयोगशालाओं में शोध और अनुसंधान कर रहे थे। और उसी का परिणाम है कि हमने मास्क बनाई, हमने वेंटिलेटर बनाई, हमने टेस्टिंग किट बनाया, हमने ड्रोन बनाई और अपने लिए ही नहीं बनाई। जिस दिन ये बन रहे थे उस दिन की स्थिति और जब बनने के बाद की स्थिति देखेंगे तब लोग, देश को लगता है हाँ हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से दुनिया के देशों को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उन चीज़ों को किया। और अभी भी शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में श्रीमान, अभी भी शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में हम पीछे कभी भी नहीं रहे हैं और कभी भी नहीं है। आज भी इस बात को तो लेकर के गर्व, पूरी दुनिया हम पर गर्व करती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री पर, कि जब दुनिया के देश ऐसी स्थिति में तब इस देश ने दो वैक्सीन दिए, सुरक्षित किया है, पूरी दुनिया को सहारा दिया है, बताया भी, महसूस भी किया और देश खड़ा हुआ है। ये 130 करोड़ लोगों का देश है श्रीमान। ये छोटे छोटे देश जिनकी 1 करोड़ 2 करोड़ भी जनसंख्या नहीं, वो हिल गए। ये तो नरेंद्र मोदी जी का ही है नेतृत्व कि पूरा 123 करोड़ लोगों का देश पूरी ताकत के साथ खड़ा रहा है और दिखाया है हर दृष्टि से। और इसलिए शिक्षा के उसमें यदि मैं देखूं श्रीमान, तो ये जो स्नातक है, ये पीएचडी की जो चर्चा हो रही थी, इसमें भी हम लोगों ने कोशिश की है। ये पीएचडी के स्तर पर 13-14 में जहां पीएचडी में 1,07,890 छात्र थे, मुझे इस बात की खुशी है कि आज 19-20 में हम उसको 2,02,550 में लेकर के आ गए। ये 87% की वृद्धि की है शोध और अनुसंधान। और पेटेंट का मैं बताऊं, पेटेंट पे हम तेजी से बढ़ रहे हैं। अब हम बैठे नहीं हैं, हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पेटेंट में यदि पहले की बात करें तो पेटेंट में हम कहाँ थे, और आज बात करें तो पेटेंट में हमने जो कहा कि नहीं, अब पैकेज की दौड़ छोड़ करके लोग पेटेंट की दौड़ में आ रहे हैं। हम कुछ कर सकते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। और विश्व की तुलना भी यदि करेंगे, अभी मेरे मित्र बोल रहे थे, जब दुनिया की तुलना क्यों नहीं करेंगे, हम तो उनसे आगे बढ़ना चाहते हैं। मारेंगे हम यदि ये स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा में जो संख्या यदि मैं बताऊं, मोटा मोटा बताऊं, तो यूके में अभी यदि 1920 को मैं बताऊं तो जो ये स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री देते हैं, उन्होंने 25,32,000 दिया और अमेरिका ने 2,19,000 दिया, जबकि भारत ने 3,85,000 डिग्रियों को दिए।
ये बड़े ये तो शैक्षणिक विश्व का गंतव्य मानते हैं अपने को। ये कुछ कह सकते हैं लोग कि हमारी जनसंख्या इतनी, हाँ यही तो हमारी ताकत है, वो हमारी कमजोरी नहीं है। मेरे देश की जनसंख्या मेरी कमजोरी नहीं हो सकती है, उसको भी हम कैसे करके उभारना है, इसकी जरूरत है। मैं सोचता हूं कि अब यदि उसको भी यदि देखेंगे कि अब वर्तमान में मैंने उसके भी आंकड़े जो दुनिया में जो शोध हो रहे हैं और हम कहाँ शोध पे, उसमें भी कोई निराशा की बात नहीं है। यदि यूके, अमेरिका और इन भारत की मैं तुलना करूं तो अभी 2018-19 में जहां अमेरिका 1.87 लाख उसके शोधार्थी हैं, वहाँ हम 2.2 लाख शोधार्थी हमारे हैं। और इसमें एक खुशी की बात ये होगी श्रीमान कि इसमें महिलाएं जो छात्राएं हैं वो बहुत आगे बढ़ करके हैं। वो बहुत पीछे के समय में मैं आंकड़े देख रहा हूं कि किस तरीके से छात्राओं ने बहुत जंप मार करके आगे आए हैं। कुछ लोगों ने इस बात की चिंता की। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, इस समय वक्त नहीं तो मैं संस्थान वाइज आपको बताता कि छात्राओं ने IIT में, NIT में, आईसर में और विश्वविद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया। पिछले 5 साल में बहुत तेजी से छात्राएं आगे आई। और मैं रैंकिंग की भी बात करना चाहता हूँ। ये बात ठीक है कि रैंकिंग में हम पीछे थे, लेकिन अब हम पीछे नहीं। अब जहां हम 2012-13 में जो है 1000 के अंदर जो QS रैंकिंग का मैं देख रहा था, जहां 11 संस्थान थे, अब 21-22 संस्थान हो गए हमारे। हमने जंप मारा है और अभी हम बहुत तेजी से अगले 2 साल में हम बहुत जंप मारेंगे। अभी मुझे इस बात को कहते हुए गर्व होता है, सदन को बताते हुए, कि पहली बार दुनिया के यदि 40,000 के करीब विश्वविद्यालय होंगे, उन 40,000 विश्वविद्यालयों में मेरे देश के प्रथम 100 में, जो सोच नहीं सकते थे अभी विषयवार में, प्रथम 100 में हम 12 संस्थान आए हैं। हमारे ये देश के लिए गौरव का विषय है। 12 संस्थान आए हैं, प्रथम 100 में आए हैं। और इस दिशा में मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने सपोर्ट किया है और आपको मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा हम चट्टान की तरह शिक्षा नीति के पीछे खड़े हैं, इसको क्रियान्वित करके रहेंगे। ये उन्होंने आश्वस्त किया है और ये हम करेंगे। तो श्रीमान, मुझे लगता है कि हमने अपना भी मूल्यांकन शुरू कर दिया है। NIRF में अभी तक तो ये संस्थान कहीं रजिस्ट्रेशन करते ही नहीं थे, तो मूल्यांकन कहाँ से करते अपना। अब हमने NIRF में सबको कहा है कि अपना रजिस्ट्रेशन करो, प्रतिस्पर्धा में आओ, आपकी कमियां क्या हैं पता चले, क्या नंबर आए तभी तो आगे बढ़ेगा। और इसलिए हमने NIRF में और उधर आर्या अटल रैंकिंग जो इनोवेशन के क्षेत्र में पहली बार हम लोग इनोवेशन के क्षेत्र में कर रहे हैं। अभी हमारे लिए हमने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन किया, बहुत दुनिया के लोगों ने सराहा। हमने सिंगापुर इंडिया हैकाथॉन किया, हम आसियान देशों के साथ हमने हैकाथॉन किया। और मुझे खुशी होती है कि जहां हम अभी स्पार्क के तहत दुनिया के 128-129 विश्वविद्यालयों के साथ अनुसंधान कर रहे हैं, वहाँ स्ट्राइड के साथ अनुसंधान कर रहे हैं, इम्प्रिंट, इम्प्रेस और प्रधानमंत्री अध्येता वृत्ति के साथ हम शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में एक पूरा व्यापक पैमाना करके आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है श्रीमान कि नवाचार के क्षेत्र में भी हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, शैक्षणिक क्षेत्र में हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के क्षेत्र में हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हमने ये हमारे प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया, 50,000 करोड़ रुपए। इसलिए मैं शशि थरूर जी को कहना चाहता हूँ, वो 50,000 करोड़ भी हमारे इन्हीं संस्थानों के लिए हैं, हम कहीं कम नहीं हुए हैं। और अभी जो 15,000 जो स्कूल, आदर्श स्कूलों की जो बात हो रही है, वो 15,000 स्कूल जो नई शिक्षा नीति के ब्रांड बनेंगे, वो 15,000 स्कूलों का जब योजना है, ये इस बजट में घोषणा है, बजट में पैसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है, मेरा अनुमान जो मोटा मोटा लगता है, 20 से लेकर 30,000 करोड़ का वो भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे ये समय कहीं पीछे, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। श्रीमान, मुझे लगता है कि बोलने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक विषय यदि आपकी अनुमति हो तो मैं एक एक विषय भी ले सकता हूं, और यदि आप चाहेंगे तो मैं एक एक बिंदु करके और लोगों का जवाब भी दे सकता हूं। है जी? हाँ, बोलो आप। तो मेरा ये कहना है श्रीमान कि इस समय जिस तरीके से देश में
देश में शिक्षा का जो चल रहा है और जिस तरीके से नीचे हमारी प्राइमरी स्कूल से लेकर के हम उसको ऊपर उठाना चाहते हैं, निश्चित रूप में हमको भरोसा है कि इसके आधार पर जो हमारी ये नई शिक्षा नीति, जो श्रीमान ये नई शिक्षा नीति, इसमें हम टैलेंट को भी खोजेंगे और उसका विकास भी करेंगे, उसका विस्तार भी करेंगे और उत्कृष्ट कोटि का उसको कंटेंट भी देंगे। तो टैलेंट के साथ कंटेंट मिलाएंगे तो पेटेंट तैयार होगा। ये हमारी योजना है सरकार, और निश्चित रूप में ये करना हम लोगों ने शुरू भी कर दिया है जी। अभी श्रीमान देखिए, यदि पीछे के समय जिस तेजी से हमारे संस्थानों को बढ़ा है और जेई पूरा विषय रखो जी, पूरा विषय श्रीमान संसदीय कार्य मंत्री जी, सदन में जब उनसे जो पीठासीन अधिकारी कहता है तो गंभीरता से कहता है। श्रीमान मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारे लोग हैं और जो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार ने जिस तरीके से गंभीरता दिखाई है और जिस तरीके से छलांग मारी है, अभी विश्वविद्यालय देखिए 14-15 में केवल 760 विश्वविद्यालय थे, इस समय 1043 विश्वविद्यालय। IIT पहले केवल 15-16 थे, इस समय 23 हुए हैं। IIIT पहले 9 थे, अब 25 हुए हैं। ये वो संस्थान है जो विश्व के स्तर पर हमारी पहचान बनाते हैं श्रीमान। IIM भी 13 से 20 हो गए और एम्स के बारे में तो और मेडिकल कॉलेज के बारे में तो पता ही है सब लोगों को कि कितना ज़्यादा वृद्धि भी है। मुझे याद आता है जब सुषमा जी हमारी एक एम्स का ऋषिकेश का शिलान्यास करने के लिए आई थी, उससे पहले केवल देश में एक ही एम्स होता था और आज उसके बाद 6 हुए और उसके बाद उसी समय 6 हुए थे जब अटल जी की सरकार थी और आज मोदी जी के नेतृत्व में 23 एम्स हो गए इस देश के अंदर और मेडिकल कॉलेज दुगना तिगुना हो गए और अब तो हर लोकसभा में मेडिकल कॉलेज की योजना है। तो जी मेडिकल सीट्स तो कई बहुत बड़े हैं और मैं सीट की भी बात श्रीमान करूं तो IIT में भी हमारे जो बालिकाएं हैं 20% बढ़ोतरी हुई है, उनको अतिरिक्त सीटें हमने IIT में छात्राओं के लिए की हैं, 20% अतिरिक्त बढ़ोतरी की, ठीक कर देंगे, उसके लिए दवाई भी तैयार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि श्रीमान जो हमने IOE उत्कृष्ट केंद्र 20 किए हैं उसको भी हम सशक्त तरीके से कर रहे हैं और वो भी दुनिया के लिए एक शीर्ष पर चलने के लिए तैयार होगा। जो पेटेंटों की संख्या में कह रहा था श्रीमान कि 2014 में वो 5062 थे और इस समय 10,804 हो गए। उतने सालों में जो उन्हें हुआ वो केवल इन 5 सालों में उससे दुगना स्तर पर हम लोग जा रहे हैं। हमने ध्रुव कार्यक्रम बनाए श्रीमान, जिसमें बच्चों की प्रतिभाओं को किस तरीके से हम आगे ला सकते हैं। हम स्पार्क के तहत, स्ट्राइड के तहत और इम्प्रिंट के तहत लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से पूरी दुनिया ने हमारे इस शिक्षा नीति को स्वीकार किया है, पूरे देश ने उत्सव के रूप में मनाया है और कोविड के समय जिस तरीके से 3-3 हज़ार किलोमीटर से बच्चों को हमने सुरक्षित घरों तक पहुंचाए है श्रीमान, ऑनलाइन एजुकेशन को उस शिखर तक पहुंचाए। मनोदर्पण जैसे वो भी दुनिया का पहला उदाहरण होगा श्रीमान, जब बच्चे के लिए मनोदर्पण ऐसा पोर्टल तैयार किया जिस पोर्टल पर वो और 500 विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक 24 घंटे जो छात्र के साथ जुड़े हुए हैं, ये भी पहली बार ऐसा हुआ श्रीमान। हम जो डिजिटल डिवाइस की बात हुई है कि ये खाई बढ़ रही है, उस खाई को हम तेज़ी से पाट रहे हैं। हमने स्वयं प्रभा के तहत 1 क्लास 1 चैनल शुरू कर दिया है
हम सामुदायिक रेडियो केंद्र से लेकर के और वहाँ तक नीचे तक कहाँ से जा सकते हैं सभी प्रकार के कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि हम बहुत आगे तक पहुँच किया है। बहुत कम छात्र ऐसे आप रह गए। राज्यों ने भी बहुत मदद की है और इसलिए मैं राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी इस दिशा में अभिनंदन करना चाहता हूँ, शिक्षा मंत्रियों का, कि उन्होंने इस संकट की घड़ी में छात्र को बचाया है। श्रीमान, मैं चाहता हूँ कि एक बार आपके माध्यम से मैं सभी जितने भी इतनी देर तक जो सदस्य बैठे हुए हैं और जिन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, मैं उनके प्रति बहुत आभारी हूँ श्रीमान, और उनके प्रति मैं आभारी भी हूँ। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारी अनुदान की मांगे 24 और 25 है श्रीमान, इसको सर्वसम्मति से पास करने की मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद श्रीमान।